प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इतिहास के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग देशों की राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की राष्ट्रवाद के बारे में हमें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि भारत की राष्ट्रवाद की वजह से या फिर उसे लाने वाला कौन था। तो सब शुरू करते हैं। 1885 में भारत में सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आजकल मॉडर्न तरीके से कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, और कांग्रेस के नेतृत्व में ही अलग अलग चरणों में अलग अलग संघर्ष किए गए। संघर्ष मतलब आंदोलन, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इस कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से नेतृत्व करके संघर्ष कराया। अब ये संघर्ष किसके विरोध में हुआ था? तो ये संघर्ष अंग्रेजों के विरोध में हुआ था। अब इसी कांग्रेस के युग में ही 1919 से 1947 तक के युग को क्या कहते हैं? गांधी युग कहते हैं, क्योंकि यही वो युग था जब महात्मा गांधी भारत आए थे और आकर उन्होंने औपनिवेशिक शासन, इसको अगर सही मायने में कहा जाए तो औपनिवेशिक शासन को क्या कह सकते हैं? अंग्रेजी शासन का विरोध किया था उन्होंने आकर। अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए कई संघर्ष किए थे। उन्होंने, इनका जो मेन तरीका था वो क्या था? वो सत्याग्रह था। और इसके लिए वो कहते थे कि अगर हम सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो हम लोग आंदोलन जीत सकते हैं। इन्होंने 3 आंदोलन किए थे। उनमें था एक असहयोग आंदोलन, जिसमें नाम ही बताता है कि उसमें सहयोग करने से मना कर दिया था। दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सविनय मतलब प्यार से, अवज्ञा मतलब नहीं मानना। कोई बात को प्यार से नहीं मानेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे इस आंदोलन में हुआ यह था कि कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर आपसे कहता है कि चलिए भाई आप अपना पेमेंट कीजिए, आप अपनी राशि जमा कीजिए, आपको टैक्स लगता है ना, तो आप अपनी टैक्स की राशि जमा कीजिए। तो ये कहते थे कि ना, टैक्स की राशि हम नहीं जमा करेंगे, और प्यार से कह देते थे। तो इस तरीके की चीजों पे हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस शुरुआत किया है। उसके बाद बारी आई भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये अंग्रेजों के लिए एकदम बहुत ही कड़ा आंदोलन रहा है। ये सभी जितने भी आंदोलन हुए 1920 से 42 तक चले। इनके 3 आंदोलन हुए। कौन? असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। ये तीनों आंदोलन कब से कब तक चले? तो इनके आने के 1 साल बाद से 22 साल लग गए इस आंदोलन को चलने में, जिसकी वजह से भारत को आजादी प्राप्त हुई। तो कह सकते हैं कि हमारे महात्मा गांधी की वजह से ही भारत को आजादी प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी में भारत के छोटे छोटे भाग बटे हुए थे और उस समय भारत को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो क्या कर सके, जो एकता में बांध सके, जो उसको एक बना सके। भारत में रह रहे लोग एक समान लक्ष्य के साथ और भारत में रह रहे लोगों के पास ये चीज नहीं थी कि उनका एक टारगेट नहीं था, एक फिक्स लक्ष्य नहीं था, और साथ ही साथ एक फिक्स तरीका नहीं था जिससे जोड़कर वो काम कर सके थे। इस बात का उनको अभाव था। लेकिन 19वीं सदी के बाद में कई सारे ऐसे चीजें सामने आने लगी जिसके वजह से ये बात दिखाई देने लगी कि भारत एक बहुत ही संगठित राज्य है। और इसी की वजह से भारत में किसका जन्म हुआ? राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा भारत का राष्ट्रवाद का जन्म किस कारण से हुआ? तो भारत के राष्ट्रवाद का जन्म 19वीं सदी के बाद कई ऐसे तत्व दिखाई दिए जिनकी वजह से ये भारत की एकता बढ़ गई, और भारत क्या हो गया? एक संगठित राज्य बन गया, और संगठित राज्य बनकर भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत के सारे भावी नेताओं का आगमन आना तय था। जब वो भावी नेता आए उसके बाद ही भारत का राष्ट्रवाद संभव हो पाया, कह सकते हैं। चलिए शुरू कर, अब अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए, अब अगला कारण है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो भाई कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद
उदय हुआ। सबसे पहला कारण है, हम उठाते हैं सामाजिक कारण। समाज की स्थिति देखिए आप, अंग्रेजों के राज्य की समाज की स्थिति अब खुद को पता है कि वो लोग कितने कट्टर हुआ करते थे, वो सब पर बहुत जुल्म ढाया करते थे। ये कारण बहुत ही ज्यादा मायने रखते थे और इसी कारणों की वजह से लोग सामाजिक तरीके से इनका विरोध करना शुरू कर दिए थे। बहुत ही ज्यादा अंतर आने लगा था। दूसरा कारण है प्रजातीय भेदभाव, यानी कि इनकी जाति के आधार पर इनसे भेदभाव कहा जाता था। अंग्रेज लोग भारतीयों को काला कहा करते थे, काला या देशी, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था भारतीय लोगों के लिए। इन शब्दों की वजह से भारतीय लोग काफी ज्यादा हतोत्साहित रहते थे और उनको लगता था कि उनके साथ ही बहुत ही बुरा हो रहा है। और इन्हीं कारणों की वजह से अंग्रेज लोगों का बहुत ज्यादा विरोध चलता रहा। साम्राज्यवादी शासन से असंतोष, लोगों के अंदर पहले से इस बात का गुस्सा था कि देश के अलग अलग राजे रजवाड़े उन पर राज्य कर रहे हैं और ये बात उनको पहले से ही लोगों को पसंद नहीं थी। अब लोग अंग्रेजों के शासन से भी परेशान हो चुके थे और इसीलिए काफी ज्यादा चेंजेस या अंतर देखने को मिल रहा है। अगला अगला टॉपिक है साम्राज्यवादी शासन से असंतोष। अपनी आपने समझा इसके अंदर क्या पड़ा कि अलग अलग साम्राज्य अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से शासन कर रहे थे, इसीलिए लोगों को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और असंतोष लोगों के अंदर फैला था। आर्थिक कारण, लोग इतने गरीब और मरियल हो चुके थे कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वहां के शासकों ने, अंग्रेजों ने इस प्रकार की स्थिति शुरू कर दी थी कि टैक्स एकदम टाइम पर भर रहे हैं, टैक्स नहीं देने पर जमीन जब्त कर लिया जाएगा और या फिर आपको जो भी आप लोन दिए जाते थे उस लोन का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट या फिर ब्याज लिया जाने लगा। इसके वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए और लोगों के पास पैसे रुपए की बहुत समस्या हो गई और आर्थिक समस्या का जन्म देखने को मिलने लगा। अब अगला टॉपिक है धार्मिक कारण। अंग्रेज जबरदस्ती भारत में आकर उनका ईसाई धर्म हम पर थोप रहे थे और ये बात भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, भारतीयों के वो अलग अलग धर्मों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारतीयों का जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म की अलग अलग विधि विधानों को इन लोगों ने रोकना और बेकार करना शुरू कर दिया था। अगला टॉपिक है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार से मतलब समझते, ये लोग जबरदस्ती आकर भारत में अंग्रेजी सिखा रहे थे और इसकी वजह से लोगों का दिमाग तेज हुआ और लोगों का दिमाग तेज होने से इनके ऊपर पाश्चात्य विचारधारा, पाश्चात्य का मतलब है, पाश्चात्य अगर आप इसको शब्द के आधार पर समझोगे तो पाश्चात्य का मतलब है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर की विचारधारा से ये लोग प्रभावित थे, इसीलिए इन लोगों की विचारधारा का प्रभाव पड़ा। और पश्चिम का मतलब कौन सा होता है, यहाँ पर अगर आप नक्शे में देखिएगा तो अगर आप नक्शा देखिएगा तो नक्शा आपको ऐसे दिखाई देता है, इस पर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो अगर आप इस ओर देखिएगा, जैसे अगर मैं इसको नक्शा मानता हूं तो इस ओर देखिएगा तो यहाँ पर यूरोप बहुत ज्यादा पाया जाता है नक्शे में, तो इसीलिए इस ओर के इलाके की सभ्यता का असर देखने को मिलने लगा, पश्चिम की सभ्यता का असर मिलने लगा। यातायात का विकास, राष्ट्रवाद का विजय इसलिए हो पाया क्योंकि अब लोग तेजी से किसी इलाके में जाकर रह सकते थे, देख सकते थे। यातायात के विकास से हम लोग अपनी बातों को फैला सकते थे, इस वजह से काफी ज्यादा प्रसार बढ़ने लगा। उसके बाद बारी है राजनीतिक कारण। राजनीति के कई सारे राजनेताओं का उदय हुआ, लोग अब तेज होने लगे, पश्चिम की सभ्यता का ज्ञान लेने लगे। पश्चिमों में जो राष्ट्रवाद फैला था उस राष्ट्रवाद का असर देखने लगे, लोगों के अंदर इस बात की भावना आने लगी कि वो लोग अब संगठित या समर्पित हो सकते हैं। तो इस भावनाओं के वजह से भारत में काफी विकास देखने को मिला। अगला टॉपिक है भारतीय साहित्य और समाचार। भारतीय साहित्य मतलब भारत के लिटरेचर, पढ़ने लिखने की चीजों में काफी सुधार आ गया, समाचार पत्र न्यूज़पेपर में काफी बदलाव आ गया, ये लोग तेज हो गए, इन लोग के विकसित होना शुरू हो गया और भारतीय समाज की जो परिस्थिति थी, इस परिस्थिति में बदलाव देखने को मिलने लगा। अब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े समाचार पत्र छापने लगे, जैसे गांधी जी छापने लगे, गांधी जी ने नव भारत छापना शुरू किया, हिंदू छापना शुरू किया, ऐसे करके कई समाचार पत्र छापने शुरू हुए। बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो कई सारे ऐसे ऐसे समाचार पत्र निकाले जो भारतीयों के अंदर जोश भर देते थे, इस वजह से काफी प्रभाव पड़ा। कुछ बड़े और पुराने नेता थे जिनका कहना था कि भारत को अगर आजादी दिलानी है, भारत में अगर राष्ट्रवाद लाना है
तो लोगों को पहले भारत का पुराना इतिहास, प्राचीन संस्कृति के बारे में समझाना होगा। तो प्राचीन संस्कृति के बारे में आप कैसे समझा सकते हो किसी को? तो आप उनको क्या करोगे, आप पुरानी संस्कृतियों की जितनी भी ज्ञान की चीजें हैं उनको क्या करना शुरू करोगे, उनको दिखाना शुरू करोगे, उनको बताओगे कि उनके समाज में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार की चीजें देखने को मिली है। वो सभी बातों को अगर आप दिखाओगे लोगों को कि हाँ एक वक्त था जब ये हमारा देश बहुत ही प्रगति पर था, सारे के सारे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो संस्कृति का जब लोगों को ज्ञान होगा तब लोगों को राष्ट्रवाद की असली पहचान समझ में आती है। अगला टॉपिक है गांधी युग का आरंभ, यानी कि भारतीय समाज में एक नए युग का जन्म होगा। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी या फिर मोहनदास करमचंद गांधी जिनको महात्मा गांधी कहा जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था पोरबंदर के एक हिंदू परिवार में। इनके बारे में हम लोग को बस थोड़ा मोड़ा जानना है, क्योंकि आपको पता है, आप सभी लोग इनके प्लान से अवगत हो। इनके पिता जो थे वो राजकोट की एक रियासत में दीवान थे। दीवान मतलब होता है वकील थे। 1888 तक इन्होंने ये पढ़ने गए थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में रहकर उन्होंने वहां पर वकील की डिग्री हासिल की थी। 1891 में वो भारत लौटे थे और बॉम्बे में एडवोकेसी करनी शुरू कर दी थी। 1893 में उनको एक मुकदमे के जरिए अफ्रीका भेजा गया। इसी मुकदमे के जरिए बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। जब गांधी जी अफ्रीका गए तो अफ्रीका जाने पर उन्होंने देखा कि अफ्रीका में अंग्रेज लोग काफी भेदभाव करते थे। अफ्रीका में अंग्रेज लोगों के मुख्य भेदभाव का कारण काले लोग क्या कहते थे, उन लोगों को कहते थे कि यहाँ तो बहुत ही बदतर हालात थे। यहाँ पर अंग्रेज जितने भी ब्रिटेन के रहने वाले लोग थे वो सभी लोग वहाँ के मूल निवासियों के साथ बिल्कुल भी भेदभाव, बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। यहाँ पर गांधी जी ने देखा कि बहुत ही सारे बदलाव ब्रिटेन के लोगों द्वारा किए गए थे। यहाँ के ब्रिटेन के लोग एक काले अफ्रीका के मूल निवासी जिनको काले कहा जाता था, और ब्रिटेन के मूल निवासी जिनको श्वेत कहा जाता था। श्वेत मतलब सफेद कहा जाता था। यहाँ पर इन लोगों ने जो बदलाव देखे थे, इस बदलाव का नतीजा हुआ था कि इन लोग यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटेन की मूल निवासी अफ्रीका के लोगों को दबा कर रख रहे हैं। ब्रिटेन के निवासी जिस बेंच पर बैठते हैं उस बेंच पर अफ्रीका का कोई भी निवासी नहीं बैठ सकता। ब्रिटेन के निवासी जिस ट्रेन की डब्बे में बैठते हैं उसमें कोई भी दूसरे वर्ग का व्यक्ति नहीं बैठ सकता। गांधी जी एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ गए। फर्स्ट क्लास जो पहले सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया होता था, जो पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के श्वेत लोगों के लिए बनाया होता था। तो गांधी जी उसमें बैठ गए तो अंग्रेजों ने उनको वहां उसमें से निकाल कर फेंक दिया था, जिसका नतीजा हुआ था कि गांधी जी को इस बात से बहुत तकलीफ हुई थी और इन्होंने अफ्रीका में एक आंदोलन कराया था, जिसको उन्होंने कहा था, जिस आंदोलन को कहा जाता था अपार्थेड। अंग्रेजी है इसका अपार्थेड, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता था, जिसको हिंदी में कहा जाता था रंग भेदी आंदोलन। रंग भेदी आंदोलन, इसका मतलब होता था कि रंग के भेद को बंद किया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत ही गांधी जी ने पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे अफ्रीका में अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाया था। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो इनका वेलकम बहुत ही विशाल तरीके से किया गया, क्योंकि गांधी जी ने वहां पर एक आंदोलन मचाया था। ये आंदोलन काफी बेहतर साबित हुआ था। इस वजह से जब वो भारत आए तो इनका स्वागत हुआ। जब ये भारत आए 1915 में तो उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1, जो कब से कब तक चला था, जो 1914 से 1918 तक चला था। तो ये गांधी जी कब वापस आए 1915 में। तो इस वक्त कौन शामिल हो, इस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध के चलते वक्त गांधी जी ने यह देखा कि तो उन्होंने देखा कि भारत का राजनीतिक माहौल एकदम अलग है, थोड़ा अशांत है, यहाँ बहुत झगड़े हो रहे हैं। इन्होंने देखा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका है और इसकी वजह से आस पड़ोस के इलाकों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलने लगे थे। इसकी वजह से ब्रिटिश राज भी इस युद्ध में शामिल था और अंग्रेज भारत को गुलाम बना रखे थे, इसीलिए भारत को भी जबरदस्ती युद्ध में
घुसा दिया। गांधी जी जब आए थे तो उनकी दिलचस्पी राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। उनका मेन मोटो था कि हमको क्या करना है, जनता की सेवा करनी है। और इसीलिए गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको जिनको वो अपना गुरु मानते थे, गांधी जी के गुरु किन्हें कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने ये कहा, वो गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी बन गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। गांधी जी ने उनकी सलाह पर देश की परिस्थिति को समझने के लिए ये सोचा कि देश की वास्तविक स्थिति आपको जाननी है तो आपको 1-2 साल शांति से रहना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती, जो एक नदी है, साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया। चलिए, अब इस टॉपिक से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो किस परिवार से थे, उनके पिता कहाँ के रियासत के नवाब थे, और उनको शिक्षा कहाँ मिली थी, वो क्या पढ़ते थे, वो भारत कब लौटे थे, वो किस कारण से अफ्रीका गए थे, गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे, और गांधी जी जब वापस आए थे तो उनका मुख्य मकसद क्या था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। अब अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम और उसका भारत से संबंध। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये कब शुरू हुई, 1914 में। ये जब शुरू हुआ तो उस वक्त दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। एक साइड में मित्र राष्ट्र थे और एक साइड में केंद्रीय शक्तियां थी। मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से आता था, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और केंद्रीय शक्तियों के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ये युद्ध कितने सालों तक चला, 4 सालों तक चला, जिसमें मित्र राष्ट्र जीत गए थे। इस युद्ध के वजह से पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा। अब इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर इसका आर्थिक परिणाम देखते हैं। युद्ध के दौरान हर एक चीज की कीमत बढ़ गई। 1913 से 18 तक कीमतें दुगनी हो गई, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई। इस दौरान में फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई। लोगों के खाने के लिए जो भी जितना भी खाने का राशन बचता था, वो सब का सब बहुत ही महंगा हो गया था। और महंगा होने की वजह से लोग चीजों को खरीद नहीं पा रहे थे। और साथ ही साथ उस वक्त देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। कहने का मतलब है, इस वक्त देश में अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ने के वजह से देश की बाकी परिस्थितियों में भी काफी बदलाव आ गया, देखने को मिला था। देश की कीमतें बढ़ गई थी। किसान अपने खेत छोड़ कर दूसरा व्यवसाय करने जा रहे थे। 1918 से 1919 के बीच में महामारी फैलने से लाखों लोग मर गए थे। तो ये था आर्थिक कारण। अब अगला टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के वजह से दोनों जगह पर, भारत में और विदेश में, दोनों जगह क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ। भारत में बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के इलाकों में क्रांति होने लगी। और अमेरिका और कनाडा में जितने भारतीय लोग थे, वो लोग 1914 में क्रांतिकारी करना शुरू कर दिया। 1914 में लाला हरदयाल ने मिल करना वहां पर एक गदर पार्टी की स्थापना की और भारत में सशस्त्र यानी कि हथियारबद्ध क्रांति की शुरुआत का जन्म देना शुरू किया था। अब अगला टॉपिक है संवैधानिक सुधारों की घोषणा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार ने भारत में राष्ट्रवाद की लहर को रोकने के लिए कुछ शासन करने के, कुछ सुधार करने की कोशिश की। अभी आपने देखा कि क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध जब आया तो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई, और जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई तो इस वक्त और भी ज्यादा प्रयास देखने को मिलने लगे। गदर पार्टी वगैरह बन गई, और जब गदर पार्टी बन गई तो सरकार ने संविधान के सुधार करके इसको रोकने की कोशिश की। और इसीलिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना या भारत सरकार अधिनियम भारत में भेजा। भारत सरकार अधिनियम कौन सा, 1919 भारत में भेजा। इसके प्रभाव से केंद्र सरकार में कितने सदन, 2 सदन बनाए गए। एक था लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाए गए। दोनों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, मगर इस बात से राष्ट्रवादियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय लोगों को लगता था कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए की गई है। हाँ, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन इससे भारतीयों को कोई प्रभाव या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के 3 कारण थे: आर्थिक कारण, क्रांतिकारी कारण और संवैधानिक सुधारों के कारण। तो इन तीनों कारणों से भारतीय क्रांति पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ा। रॉलेट एक्ट या काला कानून, चलिए शुरू करते हैं। 1918 में ब्रिटेन की सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को जांच करने के लिए भारत में भेजा। और ये इसका मुख्य टॉपिक ये था कि ये भारत में आकर देखना चाहते थे कि भारत में कितनी क्रांतिकारी गतिविधियां फैली हुई हैं, कितने स्तर पर क्रांतिकारी गतिविधियां फैली हुई हैं, और इसीलिए और इनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। भारतीय लोगों ने इस कानून का विरोध करके इसे काला कानून कहना शुरू कर दिया। इस एक्ट के विरोध में यह नारा दिया गया कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। असल में रॉलेट कानून बिल्कुल इसी प्रकार का था। रॉलेट कानून के अंतर्गत ये बात कह दी गई थी कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति क्रांति में दिखाई दिया तो उसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको कोई वकील नहीं दिया जाएगा, कोई दलील नहीं दी जाएगी, कोई अपील भी नहीं होगी, और उसको सीधा सजा दे दी जाएगी। तो इस योजना का बहुत ही विरोध हुआ। इस कानून के विरोध में सारे बड़े नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक, सभी ने मिलकर इसका विरोध किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की घनघोर निंदा की और इसके बाद कई बार तो ऐसे झंडे भी लहराने लगे थे। साइमन गो बैक, काला कानून है, देख सकते हो काले झंडे दिखाई जा रहे हैं। ये सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट को क्या कहता है? काला कानून। यह किसके अध्यक्ष में आता? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इसे क्या कहा है? काला कानून। इसके अंतर्गत क्या नारा दिया गया था? कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट के आने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि भारत में कोई भी आंदोलन करने पर सजा मिल जाएगी, और इसी बात के लिए जनरल डायर जो पंजाब के फौजी थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जनरल डायर को जब पंजाब की सत्ता सौंपी गई तो उन्होंने पंजाब राज्य में पूरा आतंक फैला दिया और इससे जनता सरकार का विरोध करने लगी। एक बैसाखी होती 13 अप्रैल 1919, जो होली का लगभग दिन होता है, उसी के दिन से बैसाखी होती है पंजाब में। तो पंजाब में बैसाखी के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। जालियांवाला बाग एक बाग नहीं है, वो एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर बड़े बड़े मकान या फिर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। बीच में एक कुआं और कुछ पेड़ थे। बाग में आने जाने के लिए जो पतली सी दीवार थी उसके बीच में से एक पतला रास्ता था, और आसपास के गांव से बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग उस बाग में मेला में आए हुए थे। पर उन्हें यह पता नहीं था कि शहर में कर्फ्यू लगा है। कई सारे नेता भी उस बाग में इकट्ठा हुए थे। सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू, सतपाल की रिहाई के लिए रॉलेट एक्ट पर विरोधबाजी और भाषणबाजी की जा रही थी। तभी सेना के कमांडर जनरल ओडायर ने बहुत ही पतले से रास्ते में से बाग चारों ओर से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी, देख सकते हैं, बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और गोलियां चलाते रहे, और तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। हजारों लोग इस घटना में मर गए। जिन लोगों ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की उन्हें भी गोलियों से मार दिया गया। बहुत लोग तो कुएं में कूदकर अपनी जान दे दिए थे। यहाँ पे कुआं था, एक कुआं और कुछ पेड़ था, तो कुएं जो पेड़ पर चढ़े उन्हें भी गोली मार दी गई। जो कुएं में गिर गए थे वो लोग तो मर ही गए थे। अंदाजन 10 मिनट में 1600 राउंड गोलियां चली थी, और कहा जाता है कि आज भी गोलियों के निशान दीवार पर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ के बहुत ही सारे लोग मारे गए थे। ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि लगभग उस वक्त अंग्रेजी व्यवस्था के टाइम पर अंदाज लगाया जाता है कि 389 लोग घायल हुए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। जनरल डायर को वापस इस घटना का आतंक इतना पर बढ़ गया था कि इसकी वजह से पूरे भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया। जनरल डायर जो यहाँ के डायर थे उनको बुला लिया गया, वापस इंग्लैंड बुला लिया गया, और इस घटना का बहुत विरोध होना शुरू हो। अब खिलाफत आंदोलन, चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमन साम्राज्य जो वल्लरावन पृथ्वी का हिस्सा था की राजधानी में तुर्की का खलीफा जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान होता था, वही पूरे इस्लाम जगत का धर्मगुरु होता था। पैगंबर के बाद सबसे ज्यादा इज्जत उसी को दी जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी के साथ तुर्की भी हार गया तो इस युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य के प्रदेशों को मित्र राष्ट्र ने आपस में बांट लिया और ऑटोमन साम्राज्य टूट गया। इस्लाम धर्म की पवित्र जगह इराक और सीरिया दोनों वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मैंडेट करके, मतलब वोटिंग करके जीत लिए। मित्र राष्ट्रों ने खलीफा का अपमान कर दिया और खलीफा और ऑटोमन साम्राज्य के साथ बुरा व्यवहार
किया गया। इस बात से भारतीय मुसलमानों पर बहुत आक्रोश पैदा हुआ और भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के लिए ब्रिटेन के साथ अपनी नीति बदलने को मजबूर कर दिया और जोरदार आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसी आंदोलन का कहा जाता है खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया और जगह जगह खिलाफत आंदोलन चलाने शुरू हुए। खिलाफत आंदोलन का दृश्य है, आप देख सकते हैं, जगह जगह खिलाफत आंदोलन चलाने शुरू हुए। खिलाफत आंदोलन का फायदा उठाकर हमारे गांधी जी ने कहा कि हम लोग इस आंदोलन को एक नया दौर दे सकते हैं और इसी को उन्होंने जोड़ दिया कांग्रेस से और इसका नाम रख दिया असहयोग आंदोलन, जो बहुत ही फेमस आंदोलनों में से एक है। गांधी जी के 3 प्रसिद्ध आंदोलन थे, उनमें से एक था असहयोग आंदोलन। तो चलिए अब असहयोग के बारे में पढ़ते हैं। अब असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए रॉलेट एक्ट से प्रेरणा ली थी और उन्होंने गांधी जी ने इसकी शुरुआत 1921 में की। ये पहला जन आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा शुरू कराया गया था। इसमें अहिंसा के सिद्धांत पर काफी बल दिया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत बहिष्कार से किया। इसके अंतर्गत लोग क्या करने लगे, सारे पैसे वाले पोस्टों को छोड़ना शुरू कर दिया, अवैतनिक पोस्टों को छोड़ना शुरू कर दिया। स्कूल आंदोलन के प्रारंभ होते ही हर लोग इसमें शामिल हो गए। हेडमास्टर, शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया। सभी लोग जो भी सरकारी नौकरी पर थे, विदेशी वस्तुओं का, यहाँ तो कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना शुरू हो गया। शराब की दुकानों पर लोगों ने धरना, पिकेटिंग का मतलब होता है धरना देना। पिकेट मतलब होता है धरना, ठीक है। तो धरना देना शुरू कर दिया। इसके वजह से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना शुरू किया। लोग विदेशी कपड़ों की होली जलानी शुरू कर दिए, मतलब लोगों से घर घर से विदेशी कपड़े मांग के उसको जला देते थे। इसके वजह से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना शुरू हो गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ तक हो गई। आप समझ सकते हो 102 करोड़ रुपए का फायदा अंग्रेजों को होता था भारत से, जो घटकर कितना हो गया, 57 करोड़ हो गया। ऐसे ही करके बहुत ही घाटे देखने को मिले थे असहयोग आंदोलन के दौरान। अब चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की समाप्ति। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक लेटर लिखा और कहा कि आपकी नीतियां बहुत ही कठोर है और सरकार को चेतावनी दी कि अगर अपना नीति परिवर्तन नहीं की तो वो 7 दिन के अंदर बांदोली में अपना आंदोलन आरंभ कर देंगे, फिर से दूसरा बड़ा आंदोलन आरंभ करेंगे। इसी बीच क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में एक जुलूस चल रही थी, राजनीतिक जुलूस पर पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग के बदले में भीड़ ने इसका विरोध किया और थाने पर हमला करके थाने में आग लगा दी। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। इस घटना में एक थानेदार और 21 सिपाही की जान चली गई थी। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और गांधी जी को लगा कि असहयोग आंदोलन अब हिंसात्मक होता जा रहा है, यानी कि गांधी जी का जो मुख्य मुद्दा था अहिंसा, वो अहिंसा अब नहीं रही है। अहिंसा के बदले में अब सिर्फ और सिर्फ क्या आते जा रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ झगड़ा और हिंसा आनी शुरू हो गई है। इसीलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधी जी को इस आंदोलन के बदले में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। आंदोलन तो स्थगित हो गया, लेकिन इसके वजह से जनता को कभी ये बात समझ में नहीं आई कि असहयोग आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ और शुरू हुआ तो रोक क्यों दिया गया। इस वजह से जनता बहुत ही परेशान हो गई थी और जनता अगर एक बार परेशान हो जाती है तो अगले आंदोलन में उसका आ पाना, उसके द्वारा पूरे के पूरे तौर पर शामिल हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1919 में भारत सरकार अधिनियम को पारित करते हुए ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति हो जाएगी जो इस बात की चर्चा करेगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि 1919 में मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेक्यू और चेम्सफोर्ड सुधार आया था। इस सुधार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि वहां की सरकार ने ये बात की घोषणा की कि हर 10 साल पर एक सुधार की कमेटी आएगी। लेकिन 2 साल पहले नवंबर 1923 में ब्रिटिश की सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी का गठन किया, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता था,
साइमन कमीशन कहता था। आने वाली की कब थी वो? 1919 के बाद कब आने वाली थी वो? 1929 में, लेकिन इंग्लैंड ने इसको 2 साल पहले ही बना दिया और 1927 में बनाया। इसका नाम क्या था? इंडियन स्टैच्यूअरी कमेटी। इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। इस नियुक्ति में 7 सदस्य थे, जिसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को उसका अध्यक्ष बनाया गया। सबसे गुस्से की बात तो ये थी कि इस आयोग में एक भी सदस्य नहीं था। ये आयोग आया किस लिए था? तो यह आयोग आया था भारतीयों की जांच करने के लिए, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये बात देश के लिए काफी अपमानजनक थी। इसीलिए इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न करना था। परंतु भारतीय सदस्य नहीं होने की वजह से भारत में साइमन कमीशन का विद्रोह बहुत ही तेज हो गया और स्वशासन संबंधी मांग बढ़ने लगी। इन लोगों ने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए। साइमन गो बैक करके ऐसे झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे। इस वजह से बहुत ही ज्यादा लोगों को बुरा भला कहा गया था और साइमन कमीशन को का बहुत ही भरपूर विरोध किया गया था। अब आगे की वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट्स इस वीडियो के साथ जुड़ते। चलिए, धन्यवाद।